बुजुर्गों की दुआओं से आज हमारा कब्रिस्तान आज अभी इस वक्त पूरा तैयार है, पूरा तैयार, पूरा तैयार है, पूरा तैयार, पूरा तैयार है, पूरा तैयार। अप्रैल 1 तारीख को मैं पूरा मुस्तल का रास्ता आपके हाथ में दे दूंगा। अप्रैल 1 तारीख को मैं पूरा मुस्तल का रास्ता आपके हाथ में दे दूंगा। लेकिन बेशरम लोग जिन्होंने आज तक इस शहर के लिए 1 इंच का टुकड़ा नहीं लाया, साले हरामी की औलाद, हमने पैसा कहा के साले हरामी की औलाद, साले हरामी की औलाद, साले हरामी की औलाद, साले हरामी की औलाद, हमने पैसा कहा के। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक पद वितरण का कार्यक्रम था। इस पद वितरण के कार्यक्रम में विधायक जितेंद्र आव्हाड कुछ इस तरह से बोले कि उन्होंने मुसलमानों की गैरत को ललकार दिया। मुद्दा वही कब्रिस्तान का था, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन और स्लॉटर हाउस के रिजर्वेशन के फेरफार का मुद्दा था, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ हरामियों की औलाद हम पर इल्जाम लगा रहे कि मैंने और कमिश्नर ने पैसा खाया। पैसा खाना या नहीं खाना ये एक चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन स्लॉटर हाउस क्यों खाया गया ये सवाल यहां पर अभी भी कायम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुसलमान हैं, मैं पत्रकार हूं मगर पहले मुसलमान हूं, इसलिए मैंने मेरे शहर को जो कब्रिस्तान मिला था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूडी की मंजूरी से जो मिला था, उस कब्रिस्तान को जब निगलता हुआ देखा तो मैंने, मेरे एक साथी हैं रफीक मुकादम, उन्होंने भी इस पर कुछ आरटीआई में काम किया था, और मेरे बड़े भाई हनीफ कामदार, इन्होंने इस पर कुछ आरटीआई पे काम किया था। तो इन तमाम आरटीआई के पेपर्स और नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो भी कच्चा चिट्ठा हमारे पास आरटीआई के तहत मिला था, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन का जो बदलाव किया गया, जबरन किया गया, किसी भी तरह के कोई पावर अधिकार न होते हुए किया गया, उसको किस तरह से खुद जितेंद्र आव्हाड जो विधायक है उन्होंने बोला है, वो खुद सुनिए कि कमिश्नर ने दादागिरी की। ये कहा जा रहा है कि दादागिरी की, दादागिरी नहीं की है। दादागिरी अगर हुई है तो वो सिर्फ आज भी हम कहेंगे कि मुमरा कौसा के मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के साथ हुई है, क्रिश्चियन समाज के साथ हुई है। वो इसलिए कि जहां पर ओरिजिनल रिजर्वेशन है वहां पर तीनों समाजों को उनकी ये अंतिम संस्कार की, दफन भूमि की और क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड की जमीन मिलनी थी, मगर उसे एमएम वैली यानी स्टेडियम के सामने बिल्कुल ले जाया गया, जहां पर हिंदू समाज के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई मुर्दा वो वहां पर ले जाए और स्मशान भूमि में उसे चिता पर जला सके। उसी तरीके से क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड का भी जो मामला है कि इतना दूरी पर है, और खास करके क्रिश्चियन समाज जो है वो थाने जिले में बिखर करके बसा हुआ है, तो दूर दराज से जो लोग आएंगे उनके लिए तो और भी ज्यादा दूर होगा। रही बात मुस्लिम समाज की, तो मित्तल मैदान में जहां क्रिकेट मैचेस होते हैं, इनका मुशायरा होता है, वहां पर ये जो रिजर्वेशन था वो शहर के सेंट्रल में था, कौसा के लोगों के लिए भी करीब था, मुमरा के लोगों के लिए भी करीब था। तो क्या बदलने की वजह थी वो बता रहे हैं, वहां पर जो है CRZ था, लेकिन जिस जगह इन्होंने कब्रिस्तान शिफ्ट किया वो स्लॉटर हाउस की रिजर्व जमीन थी। तो स्लॉटर हाउस छीन करके आप मुसलमानों का रोजगार छीन रहे, 10 से 25 हजार लोगों को जो रोजगार मिलने वाला है उसको छीन रहे। अब उसकी लड़ाई लड़ने वाले मुस्लिम लोगों को विधायक जितेंद्र आव्हाड हरामियों की औलाद कह रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए ऐसे एमएलए को और उसकी इस तरीके की बातों को? क्या मुसलमानों ने अपने हक की आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या अपने कौम की, अपने शहर के रिजर्वेशन को बचाने के लिए लड़ना नहीं चाहिए? आपसे हम लोगों को, खास करके हिंदुस्तानी रिपोर्टर को और तमाम इस लड़ाई में साथ देने वाले लोगों को जो है, उम्मीद है कि आप इस पर अपनी राय जो है, अपनी बातें जो है, अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो मुखर होकर के रखेंगे और बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मुमरा का कब्रिस्तान था, मेरे ख्याल से 2 शरीयतन कब्रिस्तान मुमरा में है, एक के कौसा कब्रिस्तान है, एक ये शानू के वार्ड में,
अमृतनगर का कब्रिस्तान है, 50 साल हो गए, 50 साल। इस 50 साल के बीच में कईयों नेता इस क्षेत्र में आके गए, कई नेता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कोई भी शहर जब बनता है तब उसका डीपी प्लान बनता है, डीपी प्लान, डेवलपमेंट प्लान। जमीन भाई को बराबर मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूं। वो शहर बनने के बाद स्कूल इधर चाहिए, गार्डन इधर चाहिए, स्विमिंग पूल इधर चाहिए, म्युनिसिपैलिटी ये स्कूल इधर चाहिए, मार्केट इधर चाहिए, ये इधर चाहिए, ऐसे सब रिजर्वेशंस डाले जाते हैं। 90 के दशक में ये डीपी बना जब मैं कॉलेज में था। तो 90 के दशक में जब डीपी बना तो यहां के नगर सेवक क्या डीपी के ऊपर सोए थे क्या? आपने कब्रिस्तान का रिजर्वेशन क्यों नहीं डाला? उसके लिए सन 2012 में मुझे कोशिश करनी पड़ी और 2014 में मैं रिजर्वेशन लेके आया प्राइवेट जमीन पे, जिसका मालिक एक हिंदू था। और ये तो हमारे कमिश्नर की मर्दानगी है, उसकी दादागिरी है, जो उसने उस मालिक को बुला के बोला तू अगर दफन भूल, देखो ऐसी बात है, रिजर्वेशन है, लेकिन अगर मालिक देना नहीं चाहेगा तो शमीम भाई क्या मुमकिन है, लड़ते रहो, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आओ नीचो, 25-30 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। कमिश्नर ने उससे कहा कि मित्तल सेठ अगर ये कब्रिस्तान नहीं दिया तो ये समझ लो कि तुम्हारी 100 एकड़ की जमीन जिंदगी में डेवलप नहीं हो सकेगी। इतना कहते ही उसने बैठ के कमिश्नर के साथ एक जमीन का टुकड़ा कब्रिस्तान करके दे दिया। आपकी दुआओं से मुमरा के तमाम लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं, ये बड़े बुजुर्गों की दुआओं से आज हमारा कब्रिस्तान आज अभी इस वक्त पूरा तैयार है, पूरा तैयार। लेकिन बेशरम लोग जिन्होंने आज तक इस शहर के लिए 1 इंच का टुकड़ा नहीं लाया, तो साले हरामी की औलाद, हमने पैसा कहा पे कि जितेंद्र आव्हाड ने और कमिश्नर में इसने पैसा खाया। मैं इतना नालायक आदमी नहीं हूं, मेरी खुद में इतनी नालायकी नहीं है जो हम लोग कब्रिस्तान में कर पाए। आज 5 एकड़ का कब्रिस्तान बंबई से रीटी से लेकर करजत कसारा तक बता दो कि पिछले 25-30 साल में कोई माइका लाल ऐसा नेता था जिसने 5 एकड़ कब्रिस्तान विक्रोली में लाया, गोवंडी में लाया, और कोई भी ऐसी जगह बता दो कि कोई लीडर ने 5 एकड़ कब्रिस्तान मुंब्रा और ठाणा में लाया, अपना बंबई और ठाणा में लाया, बताओ मुझे। चलो हम लोग मार खाते रहे, 1.5 साल में चुप रहा, काम होता रहा था। पर आज जब मैं दोपहर कितने बजे गए थे शाम को? 2 बजे, 1-1:30 बजे, 2 बजे जब अशरफी साहब हम वहां गए, कब्रिस्तान पूरा तैयार है, पूरा तैयार। मित्तल का रास्ता भी आने वाले महीना भर में, मित्तल का रास्ता भी पूरा तैयार हो जाएगा। बारिश के पहले नहीं, बारिश तो बहुत दूर की बात है, अप्रैल 1 तारीख को मैं पूरा मित्तल का रास्ता आपके हाथ में दे दूंगा, कब्रिस्तान आने वाले 2-3 दिन में दे दूंगा। सिर्फ बैठ करके बदनामी करना, इसको राजनीति नहीं कहते। शहर की मालूमात नहीं, शहर में क्या चालू है किसकी मालूमात नहीं, सिर्फ फितने पैदा करने, सिर्फ लोगों को गालियां देने, इससे अगर किसी का पेट भरता है तो मुझे कोई एतराज भी नहीं है। चलो अल्लाह ताला उनको सुखी रखे, हमारा क्या। राकपा के पद वितरण कार्यक्रम में उस दिन शामिल हुए मुफ्ती अशरफ, ये वो मुफ्ती अशरफ साहब हैं जब हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने जमीयतुल उलमाए हिंद के दोनों धड़े अरशद मदनी और महमूद मदनी, इन दोनों के जो मुमरा के अध्यक्ष हैं मौलाना वहाब कासमी और हाफिज अय्यूब, इनसे जब इंटरव्यू किया और उनसे जब
जायज नाजायज, लीगल इल्लीगल, इन तमाम मुद्दों पर बात की तो इन्होंने हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ रफीक कामदार को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और वो व्हाट्सएप मैसेज हम आपको बता रहे हैं, आप गौर से पढ़िए। और अब यही मुफ्ती अशरफ जो है देश के हालात का हवाला देते हुए कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस में किए जाने वाले घोटाले को अनदेखा करके किस तरह से एनसीपी में जा रहे हैं। बहरहाल अहम मुद्दा यह है कि हरामियों की औलाद जो कब्रिस्तान के ताल्लुक से कुछ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो विधायक जितेंद्र आव्हाड को इतना क्यों वखर रहा है। इस सवाल के साथ ये थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।